नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ऐसी थ्योरी का आज थर्ड पार्ट रहेगा और आज हमने जो पार्ट स्टार्ट करेंगे इसके अंदर सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। इससे पहले आरएमएस मान क्या होगा, औसत मान क्या होगा, सभी तरंगों का हमने पढ़ लिया है। फॉरम फैक्टर क्या रहेगा, पीक फैक्टर क्या रहेगा। अब हमने जो बात करेंगे वो करेंगे ऐसी थ्योरी के अंदर पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है। अब एक चीज आपको यहां से तो पता है कि एसी के अंदर आपको पता है कि इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटिव इफेक्ट भी होगा और रेजिस्टिव इफेक्ट भी होगा। उस वजह से क्या होगा कि करंट जो होगी वो कभी भी वोल्टेज के साथ साथ नहीं चलेगी, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई क्या आएगा, फेज का अंतर आएगा। और वो जो फेज का जो अंतर होगा उसको अपने बोला था कलांतर बोला जाता है। तो उसी कलांतर की वजह से एक नई चीज आती है जिसको अपने बोलेंगे पावर फैक्टर। ठीक है। पावर फैक्टर का मतलब क्या रहेगा, शक्ति गुणक रहेगा यहाँ से। तो पावर फैक्टर होगा क्या कि मान लेते हैं अपने पास ये वोल्टेज है और ये करंट है और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई क्या एंगल है। तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के बीच के कला कोण को क्या बोलेंगे, फाई। कला कोण की कोज्या को बोलेंगे कोसाइन को। तो यानी कि V व I के मध्य, ठीक है, कोण को क्या बोलेंगे, फाई की कोज्या को बोलेंगे कोसाइन। ठीक है। कोसाइन जो क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है, पावर फैक्टर। क्योंकि ध्यान रखना कि ये जो अगर ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री अगर आएगा तो वो पावर का लॉस नहीं करेगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था। इसका मतलब ये पावर फैक्टर होगा, ये किसी न किसी पावर के साथ में अपने देखेंगे P बराबर VI cos फाई होगा। इसका मतलब पावर फैक्टर जो होगा वहां एक पावर के अंदर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर बोलेंगे। इसके अलावा देखो इसके कई फार्मूले आप लोग बना सकते हो। ठीक है। यहां से देखें, आपको मैंने बताया था इस तरीके से, ये अपने पास क्या रेजिस्टेंस है, ये अपने पास रिएक्टेंस है, ये अपने पास क्या इंपीडेंस है। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ बात की थी, ये कंडक्टेंस होगा या ससेप्टेंस होगा या एडमिटेंस होगा। इसी तरीके से हम लोगों ने 3 पावर के बारे में बात की थी। यहाँ ट्रू पावर थी, यहाँ अपेरेंट पावर थी और यहाँ क्या थी, रिएक्टिव पावर। अब देखो अगर इन तीनों त्रिभुजों से अगर मैं निकाल के देखूं इस पावर फैक्टर का मान, और पावर फैक्टर को किस में लिया जाता है, पावर फैक्टर को किस में लिया जाता है, कोस में लिया जाता है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अब दूसरी बात देखो, इसका फार्मूला देखो यहाँ से कोई भी मर्जी बना सकते हो, इसकी डेफिनेशन कहीं बना सकते हो आप लोग। कोस जो होगा वो आपको पता है ये आधार होगा, ये किरण होगा। कोस अगर आप लोग देखोगे कोस थीटा जो होगा, या कोस यहाँ फाई है तो अपने कोस फाई लिखेंगे इसको। कोस जो होगा वो R बटा यानी कि आधार बटा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। तो इसका मतलब पहला जो इसके फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, पावर का फैक्टर का। तो वो पहला जो फार्मूला बनेगा वो कोस फाई बराबर क्या बनेगा, R अपॉन में क्या बनेगा, Z। दूसरा अगर फार्मूला देखें वहां से R की जगह जो आपके पास है वो है कंडक्टेंस, और जो इंपीडेंस है यानी कि Z है इसकी जगह आपके पास क्या Y है, तो यहाँ आएगा G अपॉन में Y। ठीक है। ये समांतर सर्किटों में लिया जाता है। इसके अलावा देखें ये जो पावर है ये ट्रू पावर है, इसको एवरेज पावर भी बोल सकते हो। और ये जो पावर रहेगी अपनी अपेरेंट पावर रहेगी, आभासी पावर रहेगी। तो यहाँ से तीसरा फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, PT अपॉन में क्या रहेगा, PA। दूसरी बात देखो PT जो होगा इसको आपका जो इसका मात्रक देखें तो वाट में लेंगे और इसका मात्रक लेंगे वो वोल्ट एम्पियर में लेंगे। तो W अपॉन में VA भी क्या रहेगा, पावर फैक्टर का फार्मूला रहेगा। दूसरी बात देखो PT जो होगा वो क्या बताया था मैंने, VI cos फाई बताया था, और ये जो रहेगी ये VA ही रहेगा। तो काटाबाटी करेंगे तो आपके पास जो मिलेगा cos फाई मिलेगा। तो पावर फैक्टर देखो क्या क्या होगा, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात पावर फैक्टर, कंडक्टेंस और एडमिटेंस का अनुपात पावर फैक्टर, ट्रू पावर और अपेरेंट पावर का अनुपात भी क्या रहेगा, पावर फैक्टर रहेगा। उसके बाद देखें पावर फैक्टर की कुछ और फार्मूले देखो किस तरीके से बना सकते हो। सिंगल फेज की अगर अपने पास सप्लाई है तो कल आपको मैंने बताया था P बराबर क्या रहेगा, VI cos फाई रहेगा, ये रहेगा। तो आप लोग यहाँ से काम क्या करें, अगर इसको मैं cos फाई निकालना चाहता हूँ तो ये P जो होगा इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा क्या, VI। तो cos फाई यहाँ से क्या रहेगा अपने पास, P अपॉन में क्या रहेगा, VI रहेगा। इसी तरीके से जो 3 फेज की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी, 3 फेज के अंदर पावर बताई थी, वो 2 तरीके से बताई थी। एक तो आपने पढ़ा था P बराबर 3 VP IP cos फाई। तो यहाँ से अगर मैं cos फाई का मान निकालूं 3 फेज के अंदर तो P अपॉन में आपके पास क्या रहेगा, 3 VP IP रहेगा। इसी तरीके से एक फार्मूला आपने और पढ़ा था, √3 VL IL क्या पढ़ा था, cos फाई पढ़ा था। तो यहाँ से अगर मैं cos फाई का मान निकालूं तो आपके पास जो मिलेगा P अपॉन में √3
VL IL और cos फाई, ठीक है। ये आपको यहाँ से क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद देखें, उसके बाद अपने पास एक तो आएगा सीरीज RLC सर्किट आएगा, एक आएगा अपने पास समांतर RLC सर्किट आएगा। सीरीज RLC सर्किट के अंदर देखेंगे, देखो सीरीज RLC सर्किट होगा, वहां अपने अलग सिस्टम का यूज करेंगे और समांतर क्रम के अंदर अलग सिस्टम यूज करेंगे। इस फार्मूले का आप लोग उठा लें। आपको पता है कि सीरीज के अंदर जो रहेगा R जो रहेगा वो V/I रहेगा, और Z रहेगा वो क्या रहेगा, V/में क्या रहेगा, I रहेगा। ये Z के टाइम आपको यहाँ टोटल लेना है और R के टाइम में यहाँ क्या लेना है, VR लेना है। ऐसा ही होगा। जैसे देखो ये अपने पास रेजिस्टेंस है, ये अपने पास क्या इंडक्टर हो गया, और अपने को पता है कि यहाँ जो वोल्टेज होगी वो टोटल वोल्टेज ये रहेगी, टोटल करंट यहाँ आएगी। अगर आपको टोटल प्रतिबाधा चाहिए तो V/में क्या करेंगे, I करेंगे। अगर इस पर क्या चाहिए आपको, इस पर अगर वोल्टेज चाहिए तो V बराबर I इंटू क्या करेंगे, R करेंगे। तो यहाँ से R अगर निकालोगे तो VR में क्या करेंगे, I करेंगे। और सीरीज सर्किट होगा तो इसके अंदर जो करंट होगी, इसके अंदर जो करंट होगी और जो यहाँ से निकलेगी वो तीनों क्या होगी, सेम होगी। अगर इसी फार्मूले को, इसी R की जगह आप लोग ये वैल्यू रखें और Z की ये जगह ये वैल्यू रखें तो आपको पावर फैक्टर का एक नया फार्मूला देखने को मिलेगा। देखो क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर अपने देखें सीरीज RLC सर्किट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको पता है कि VR जो रहेगा ये रहेगा अपने पास cos फाई बराबर क्या रहेगा, VR में क्या रहेगा, I रहेगा। इसी तरीके से ये अगर हमने बात करें तो ये V में क्या रहेगा, I रहेगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में, तो cos फाई का जो मान आएगा आपके पास वो आएगा VR में V। तो अगर आपके पास RLC सर्किट अगर आपको रेजिस्टेंस या इस इम्पीडेंस का मान नहीं देता तो आपको रेजिस्टेंस पर वोल्टेज दे दी और सप्लाई वोल्टेज दे दी, तो आप लोग यहाँ से भी पावर फैक्टर का मान निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर ये समांतर RLC सर्किट होता, बाकी जब अपने RLC सर्किट बढ़ेंगे तो उसके अंदर भी पावर फैक्टर बढ़ेंगे, तो उस समय आपको याद रखना कि cos फाई का जो मान होगा वो IR में क्या रहेगा, I रहेगा। तो ये जितने भी मैंने आपको सारे फार्मूले बताए ये पावर फैक्टर के क्या रहेंगे, फार्मूले रहेंगे। तो यहाँ से डेफिनेशन कई मर्जी बना सकते हो कि परिपथ के अंदर जो पावर जो होगी उसके अंदर एक घटक काम करेगा जो पावर को डिनोट करने का काम करेगा, तो यहाँ वो रहेगा पावर फैक्टर, और इसको अपने लेंगे cos के अंदर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना कि ये इन दोनों का अनुपात होगा, इधर इन दोनों का होगा, इधर इन दोनों का होगा। इसके अलावा यहाँ से आप लोग अलग अलग तरीके से इसके फार्मूले क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब हमने बात करेंगे कि जो पावर फैक्टर जो होगा इसकी रेंज क्या रहेगी, कि पावर फैक्टर के फार्मूले के बाद में, और पावर फैक्टर जो होगा दो समान राशियों का अनुपात होता है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि पावर फैक्टर की क्या होगी, यूनिट नहीं होती, तो ये क्या रहेगा, यूनिट लेस रहेगा, ठीक है। फिर इसके अगर हमने बात करें रेंज क्या रहेगी, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। यहाँ अपने पास आता है साइन और फिर अपने बात करेंगे कोस की, तो इसका मान यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ 1/2, 1/√2 इस तरीके से आएगा। और इसको अगर हमने इस तरीके से लिख सकते हो। अब आप लोग यहाँ से देखें कि पावर फैक्टर जो होगा इसकी रेंज क्या रहेगी, इसकी रेंज रहेगी 0 और 1 के बीच में, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो तो 1 रहेगी और न्यूनतम वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि आप लोग कोस में लिए। तो इसकी रेंज अगर आपसे पूछा जाए तो 0 और 1 के क्या होगी, मध्य में होगी। इसको इस तरीके से लिख सकते हो 0 के बराबर या इसके बीच में होगा, या ठीक है, यानी कि कोस जो होगा इसका मान 0 और 1 के बीच में होगा, या तो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। अब अगर हमने बात करें इसी रेंज के अकॉर्डिंग, देखो 0, 30, 45, 60, 90 ये है कलांतर, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ से देखें कलांतर बढ़ रहे हैं, इसका मान 1 आएगा, √3 का मान 1.732 होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.86, और 1/√3 इसका मान जो आएगा √2 का 0.707, इसका करेंगे तो 0.5 आएगा, और इसका मान कितना आएगा, ठीक है, 0 आएगा। अब देखो आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे ये धारा और वोल्टेज के बीच का एंगल बढ़ेगा, मतलब ये कलांतर बढ़ेगा, वैसे वैसे पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि कोस का जो मान होगा ये घट रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि कलांतर अगर बढ़ेगा किसी सर्किट के अंदर तो पावर क्या रहेगी, तो पावर जो होगी वो घटेगी। तो फाई का मान बढ़ने पर, ठीक है, पावर फैक्टर का मान क्या होगा, घटेगा,
ठीक है। तो यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है कि कोस पावर फैक्टर जो होगा उसको किस में लिया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कोस 5 में लेंगे। फिर ध्यान रखना इसकी कोई यूनिट नहीं होती। रेंज अगर आपसे पूछा जाए तो 0 और 1 के बीच में होगा। कालांतर अगर बढ़ेगा तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा, घटेगा। अब अपने बात करेंगे कि पावर फैक्टर जो होता है वो कितने टाइप्स का होगा, उसको कितने टाइप्स के अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग देखें, तो देखो सबसे पहले अपने बात करेंगे इसके अंदर एक जो रहेगा अपने पास वो रहेगा यूपीएफ। यूपीएफ का मतलब क्या रहेगा, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा। अब आप लोग देखो नाम से पता चला यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या रहेगा, एक रहेगा। और कालांतर का अगर अपने बात करें, जब मैंने आपको बताया था यहाँ पर 0 और 90 इस तरीके से, तो cos 0 का जो मान था वो कितना था, 1 था। इसका मतलब इस समय जो कालांतर अगर अपने आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। दूसरी बात क्या याद रखनी, जो पावर फैक्टर जो होगा cos 0 का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। और ये होगा किसके अंदर, सर्किट कैसा होगा, यहाँ पर यहाँ सर्किट होंगे शुद्ध डीसी सर्किट होंगे, यानी कि शुद्ध डीसी सर्किट होंगे, या ऐसे सर्किट होंगे जिसमें केवल क्या हो, रेजिस्टेंस का गुण हो, यानी कि प्योर डीसी सर्किट। दूसरा क्या याद रखेंगे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, और इसका अगर हमने बात करें इस तरीके से आपको याद रखना है कि शुद्ध डीसी सर्किट होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा। इसका मतलब शुद्ध डीसी सर्किट की अगर हमने बात करें उसका फॉर्म फैक्टर भी एक रहेगा, पावर फैक्टर भी एक रहेगा और पीक फैक्टर भी एक रहेगा। ऐसा आपको एक बार क्वेश्चन में पूछा भी गया था, डीसी सर्किट है उसका पावर फैक्टर या प्योर साइन अपने पास डीसी तरंग है उसका फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर क्या रहेगा। तो आप लोग दोनों देखेंगे तो एक एक रहेगा। कल जो मैंने आपको क्लास लगाई थी उसके अंदर मैंने फॉर्म फैक्टर बताया था, वो भी एक था, पीक फैक्टर भी एक रहेगा और पावर फैक्टर भी इसका क्या रहेगा, एक रहेगा। दूसरा अगर अपने बात करें, दूसरा इसका पावर फैक्टर रहेगा वो रहेगा ZPF। जेड का मतलब क्या रहेगा, 0, और P का मतलब क्या रहेगा, पावर, और F का मतलब क्या रहेगा, पावर फैक्टर, यानी कि 0 है पावर फैक्टर। अब 0 कब होगा, जब कालांतर आएगा 90 डिग्री। अभी हम लोगों ने देखा था कि 0 पर 1 था और 90 पर कितना था, 0। इसका मतलब आपके पास दो सर्किट मिलते हैं, एक तो आपके पास रहेगा शुद्ध रेजिस्टिव इंडक्टिव और एक रहेगा शुद्ध कैपेसिटिव। इन दोनों के अंदर धारा वोल्टेज के बीच में जो कालांतर आएगा वो आएगा 90 डिग्री। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप लोग देखें, कालांतर जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। इसका मतलब कोस 90 का जो मान होगा वो क्या रहेगा, 0। और ये अगर हमने बात करें, दो प्रकार के सर्किट होंगे अपने पास, एक तो रहेगा प्योर इंडक्टिव और दूसरा क्या रहेगा, प्योर कैपेसिटिव। दूसरी बात देखें, ये ZPF होगा, आगे फिर दो टुकड़ों में डिवाइडेशन कर सकते हो इसका। पहला आपका रहेगा 0 लैगिंग। अब 0 लैगिंग का मतलब ये रहेगा जिसके अंदर करंट जो होगी वो वोल्टेज से चलेगी पीछे। एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि जो लैगिंग होगा या लीडिंग होगा वो किसके अकॉर्डिंग आप लोग डिनोट करोगे, वो डिनोट करेंगे अपने करंट के अकॉर्डिंग डिनोट करेंगे। तो 0 लैगिंग जो होगा, ठीक है, 0 लैगिंग जो होगा ये किसके अंदर होगा, ये शुद्ध क्या होगा, L के अंदर होगा। इसमें करंट जो होगी वो वोल्टेज से क्या चलती है, 90 डिग्री क्या चलती है, पीछे चलती है। या इसको उल्टा भी बोल सकते हो, वोल्टेज होगी वो 90 डिग्री क्या चलेगी, आगे चलेगी। दूसरी बात अगर अपने देखें यहाँ से, वो रहेगा अपने पास 0 लीडिंग। ठीक है, 0 लीडिंग का मतलब क्या रहेगा कि ये जो होगा इसके अंदर करंट जो होगी वो 90 डिग्री क्या चलेगी, आगे चलेगी। और इसका आपने फेजर डायग्राम अगर बनाया होगा तो इस तरीके से बनता है। करंट आप लोग वोल्टेज अगर यहाँ दिखाओगे तो करंट आपको पीछे दिखाना पड़ेगा 90 डिग्री। तो इसका जो रहेगा वो रहेगा शुद्ध संधारित्र परिपथ रहेगा। और करंट जो होगी वोल्टेज से क्या चलेगी, 90 डिग्री क्या चलेगी, आगे चलेगी, यानी कि लीड करेगी। और इसका अगर फेजर डायग्राम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग इस तरीके से इसका बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो दो तो ये रहेंगे, उसके बाद देखें यूपीएफ रहेगा, ZPF रहेगा। इसके अलावा भी देखो, इसके अलावा देखो अगर आपके देखें तो 0 और 90 ये दो कंडीशन होगी, लेकिन बीच की जो कंडीशन होगी ये कब आएगी, ये कब आएगी, जब आपके पास रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस या तीनों क्या होंगे, मिक्स होंगे। जब आप लोग RLC सर्किट पढ़ोगे तब इसके बारे में आएगी पूरी डिटेल जो। तो यहां से अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो तीसरा अगर हमने देखे वो रहेगा अपना सीधा रहेगा लैगिंग। अब लैगिंग देखो कब होगा, लैगिंग का मतलब ये रहेगा कि इस समय जो पावर फैक्टर होगा वो 0
और 1 के बीच में होगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगा, उस समय क्या रहेगा इसका पावर फैक्टर का मान वो रहेगा आपका लैगिंग रहेगा। और इस समय जो कलांतर जो होगा, ठीक है, कलांतर की अगर हमने बात करें, कलांतर अगर फाई की बात करें तो ये भी क्या रहेगा 0 और 90 के बीच में रहेगा। यहाँ मैंने कोई बराबर का निशान नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, इसके पीछे रीजन ये कि पावर फैक्टर का मान इन दोनों के बीच का होगा और कलांतर का मान भी इन दोनों के बीच में रहेगा। ये जो होगा आपका, ये किस सर्किट के अंदर होगा, ये आपका जो सर्किट होगा वो होगा RL श्रेणी और RL क्या होगा समांतर। इसके अलावा जब RLC सर्किट बढ़ेंगे तब इसके अंदर इंडक्टेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा, तब ये पावर फैक्टर क्या आएगा लैगिंग आएगा। तो ये पूरा जो डिटेल होगा अपने इसके अंदर ही बढ़ेंगे RLC सर्किट के अंदर। चौथा जो आपका रहेगा वो रहेगा लीडिंग। इस समय जो पावर फैक्टर होगा वो 0 और 1 के क्या होगा मध्य होगा। कलांतर की अगर हमने बात करें वो भी क्या होगा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा, मतलब ये इसी तरीके से रहेगा। और लीडिंग कब होगा, कौन सा सर्किट के अंदर होगा, तो RC श्रेणी हो चाहे RC समांतर हो। तो ये हमने जब उसके अंदर पढ़ेंगे तब आपको बात पूरी समझ में आएगी। तो अगर आप लोग देखें तो पावर फैक्टर होगा वो 0 भी हो सकता है, वो इकाई भी हो सकता है और लैगिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट की हमने बात करें, प्रेस, हीटर, गीजर, ओवन, आपका फिलामेंट, लैंप, सबके पावर फैक्टर क्या रहेंगे, 1 रहेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी मोटरें जो होती हैं उन सबका पावर फैक्टर लैगिंग होगा। इसके अलावा जो सिंक्रोनस मोटर होगी वो तीनों पावर फैक्टर पर काम करेगी। 0 पावर फैक्टर शुद्ध इंडक्टर और शुद्ध कैपेसिटर के ऊपर यहाँ रहेगा। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर के टाइप्स के बाद में देखो, पावर फैक्टर जो होगा इसके लो रहने के कारण क्या होंगे, कि अगर पावर फैक्टर किसी सर्किट का क्या रहता है लो रहता है तो उसका कारण क्या रहेगा। फिर पावर फैक्टर लो होगा तो उसका नुकसान क्या होगा, फिर पावर फैक्टर को इंप्रूव कैसे करेंगे। यानी कि पावर फैक्टर लो होने के कारण देखो इसका सिंपल सा तरीका है, अगर आपके पास कौन सा लोड है, इंडक्टिव लोड है, यानी कि इंडक्टिव बार पर। अब इंडक्टिव बार आपके पास मोटरें भी हो सकती हैं, यानी कि ऐसी मोटरें भी हो सकती हैं, ठीक है। इंडक्शन भट्टियां भी हो सकती है, इंडक्शन फर्नेस जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी वजह से क्या होगा, पावर फैक्टर जो होगा लो होगा। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि पावर फैक्टर लो किसकी वजह से होगा, तो इंडक्टिव लोड की वजह से होगा। फिर बात आती है पावर फैक्टर लो होने के नुकसान क्या है। अब इसके नुकसान देखो क्या क्या रहेंगे। अभी आपने पढ़ा था P बराबर VI cos फाई पढ़ा था। तो अगर अपने काम करें कि यहाँ से मैं cos फाई निकालता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से करंट निकाल लेता हूँ, तो I बराबर क्या रहेगा, P अपॉन VI cos फाई रहेगा। अगर पावर और वोल्टेज अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। इसका मतलब अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर लो होगा तो उसके अंदर करंट बढ़ेगी, क्योंकि अपनी पावर को पूरा करने के लिए क्या करेगा, करंट को खींचेगा। अगर इसका मान कम है तो इस करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहली चीज तो देखो, पहला जो इसका रहेगा धारा का जो मान होगा, परिपथ के अंदर धारा का जो मान होगा वो बढ़ेगा। सर्किट के अंदर I का मान क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा देखो, अगर सर्किट के अंदर करंट का मान बढ़ेगा तो इस सर्किट के अंदर जितने भी फ्यूज, ट्रांसफार्मर, जितने भी जो आपने प्रोटेक्टिव डिवाइस लगा रखी है, डाटा को, सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए लगा रखी है, धारा को, वोल्टेज को, पावर को ट्रांसफर करने के लिए जो लगा रखी है, उन सबके साइज को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब उपकरणों का साइज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उपकरण का साइज हो गया या सुरक्षा युक्तियां जो भी होगी, फ्यूज, MCB, रिले वगैरह जो भी होगी, ठीक है, इन सब का साइज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा देखो क्या रहेगा, अगर करंट का मान बढ़ेगा तो जहां आपने पतले चालक यूज किए थे उसकी जगह आपको बड़े चालक यूज करने पड़ेंगे। मतलब चालकों का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, चालकों का साइज बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप लोग चालकों का साइज बढ़ाओगे तो 1 यूनिट का खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा। फिर देखें, ठीक है, चालकों का आपको क्या करना पड़ेगा, साइज होगा, बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात देखो, अगर किसी करंट सर्किट के अंदर करंट बढ़ रही है, मान लेते हैं इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम था, पहले करंट 1 एम्पियर थी, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना किया, 1 किया। इसी तरीके से अगर ये 2 एम्पियर होगी तो कितना ड्रॉप करेगा, 2 वोल्ट करेगा। इसका मतलब इसकी वजह से क्या होगा, जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो खराब होगा। वोल्टेज रेगुलेशन आपने पढ़ा होगा, नो लोड पर वोल्टेज बटा में फुल लोड पर वोल्टेज बटा में क्या रहेगा, फुल लोड पर वोल्टेज इंटू क्या रहेगा, 100 रहेगा।
तो आपको नो लोड पर तो वोल्टेज उतनी मिल रही है, लेकिन लोड पर वोल्टेज अब क्या मिलेगी, कम मिलेगी, क्योंकि लाइन वोल्टेज का क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। तो दो बातें आप लोग यहां से याद रखेंगे, लाइन वोल्टेज ड्रॉप में क्या होगी, वृद्धि होगी, पहली बात ये याद रखोगे। दूसरा क्या याद रखोगे, वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो बढ़ेगा, और वो खराब बढ़ना क्या रहेगा, नुकसानदायक रहेगा, रेगुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपको इतनी बातें याद रखनी है। अगर पावर फैक्टर अगर किसी भी सर्किट का कम होता है तो उसके लॉस अपने पास क्या क्या रहेंगे। उसके बाद देखिए, अगर पावर फैक्टर को क्या करना है, इंप्रूव करना है, यानी कि पावर फैक्टर इंप्रूव करने की विधियां। तो यहां से देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पावर फैक्टर जो होगा वो लो किस वजह से होगा, तो वो लो होगा आपका इंडक्टिव लोड की वजह से होगा। दूसरी बात, अगर आपको पूछा जाए कि पावर फैक्टर लो होने का नुकसान कौन सा है या कौन सा नहीं, तो आप लोग यहां से बता सकते हो। फिर अगर अपने बात करें कि पावर फैक्टर को सुधारने की विधियां कौन कौन सी है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 मेथड है इसके पास। ठीक है, ये आपके काफी एग्जामों में पूछा जा सकता है। 2016 का पेपर देखे डीएमआरसी, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी जेईई 2018 के अंदर ये पूछा गया था। तो पहला जो मेथड रहेगा वो रहेगा कैपेसिटर द्वारा। ठीक है, दूसरा रहेगा सिंक्रोनस मोटर, तीसरा आपका रहेगा फेज एडवांसर रहेगा, फेज एडवांसर। ठीक है, तो यहां से आपको ये 3 विधियां याद रखनी है, कैपेसिटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, और आपका क्या रहेगा, फेज एडवांसर रहेगा। इसको स्टैटिक कैपेसिटर भी बोल सकते हो, इसको डायनामिक कैपेसिटर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये काम कैपेसिटर की तरह की या कंडेंसर की तरह करेगी, लेकिन ये घूमने वाला पार्ट होता है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, डायनामिक कंडेंसर भी बोल सकते हो। ये आपका सिंक्रोनस मोटर रहेगा, ये किस समय काम करेगी, ये करेगी नो लोड और अवर एक्साइटेड की कंडीशन के अंदर। उस समय ये काम क्या करती है, लीडिंग पावर फैक्टर पर ये क्या करेगी, काम करेगी। तो यहां से आपको याद रखना है कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर को जब इंप्रूव करेंगे उस समय इस कैपेसिटर की रेटिंग किस में लेंगे, या इसकी किस में लेंगे, इसकी किस में लेंगे। तो ये आपको मैंने बताया था कि एक ऐसी पावर है जो पावर फैक्टर को प्रभावित करती है, वो रहती है आपकी केवीएआर, यानी कि प्रतिघाती पावर। तो यानी कि केवीएआर पावर क्या करती है, यानी कि रिएक्टिव पावर जो होगी इफेक्ट करती है। तो ये आपको यहां से क्या करना, याद रखना है। और ये तीनों के तीनों पावर कौन से ट्रांसफर करते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, लीडिंग पावर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, लीडिंग पावर। तो ये क्वेश्चन आपके बीएसएनएल जेईई के अंदर पूछा गया था। सवाल ये था कि जो कैपेसिटर जो होता है जब पावर फैक्टर को सुधारता है तो कौन सी पावर क्या करेगा, प्रदान करने का काम करेगा, तो लीडिंग पावर होगी। ठीक है, और लीडिंग रिएक्टिव पावर आप लोग यहां से इसका क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। ये सारी की सारी जो डिटेल थी, ये सारा का सारा पावर फैक्टर के बारे में था। दूसरी बात क्या याद रखोगे, इनको जो कनेक्शन करेंगे इन सबको क्या किया जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपने पास ये लाइन है, ठीक है, ये 3 फेज की लाइन है, और आपको काम क्या करना है, ये कैपेसिटर जोड़ना है। तो आप लोग काम क्या करेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये सिंक्रोनस मोटर होती, आप लोग इस तरीके से जोड़ते इसको, इस तरीके से। ठीक है, फिर आप लोग कैपेसिटर हटा सकते हो यहां से, तो इस तरीके से। तो यानी कि ये जुड़ेंगे सभी क्या करेंगे, लाइन के समांतर में जोड़े जाते हैं। और ये 3 विधियां आपके पास, कौन सी पावर देगा तो ये केवीआर देगा, कौन सी पावर देगा तो केवीआर के अंदर रेटिंग लेंगे इनकी, कौन सी पावर देगा तो लीडिंग रिएक्टिव पावर देगा ये। दूसरी बात, पावर फैक्टर अगर घट रहा है तो क्या नुकसान होगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा तो क्या नुकसान, क्या फायदा होगा अपने को, और पावर फैक्टर को बढ़ाने की विधियां कौन सी है, पावर फैक्टर कितने प्रकार का होगा। तो ये सारा का सारा डिटेल है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका यहाँ से। तो ये आपको यहाँ से क्या करना है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पावर फैक्टर पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। अब अपने इससे पहले देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। कल जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये ट्रू पावर होगी अपने पास, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा VI cos फाई रहेगा। इसी तरीके से जो रिएक्टिव पावर होगी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, VI sin फाई रहेगा। और इसी तरीके से जो ऑपरेंट पावर होगी उसका क्या रहेगा, VI रहेगा। ठीक है,
इसके अलावा देखें आप लोग यहाँ से ये जो अपरेंट पावर होगी, अगर अपने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये कर्ण पर है, तो कर्ण का स्क्वायर होगा वो आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो अपरेंट पावर जो होगी वो आपको यहाँ से याद रखना है इस तरीके से, ये इनके अंदर रिलेशन होगा। इसके अलावा अगर इसी में स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या आएगा, रूट आएगा। ठीक है, इस पर क्या आएगा, रूट आएगा। अगर रूट नहीं लगाते हो तो आप लोग क्या करोगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि रूट का मतलब क्या रहेगा, पावर जो रहेगी वो 1/2 रहेगी। तो ये DMRC की एक बार परीक्षा में पूछा भी गया था। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। उसके बाद अगर हमने बात करें इन तीनों के अंदर कुछ और रिलेशन के बारे में, तो ये आप लोग उसके अंदर लिख लेना। देखो अगर यहाँ अगर हमने देखें इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी किलोवाट। अगर इसको मैं किलो में ले रहा हूं तो ये VI को भी मेरे को किलो में लेना पड़ेगा, और VI जो होगा इसकी यूनिट क्या थी, KVA, क्योंकि अगर ये ट्रू पावर है इसकी यूनिट KVA, तो रिएक्टिव अपरेंट पावर की क्या रहेगी, वोल्ट एम्पियर है, तो VA लिखूंगा। अगर इसका मतलब मैं किलो में लिख रहा हूं तो इसको मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, KVA। तो KVA इंटू क्या रहेगा, cos फाई। तो ये आपको यहाँ से रिलेशन याद रखना है कि किलोवाट होगा वो KVA इंटू क्या रहेगा, cos फाई रहेगा। इसी तरीके से ये जो होगा इसकी यूनिट मैंने क्या बताई थी, KVAR, और ये वापस क्या है, VI है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, KVA लिखूंगा, इंटू में ये क्या आएगा अपने पास, साइन फाई आएगा। तो ये भी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से याद रखेंगे, इनके अंदर रिलेशन जो होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब अपने देखो जो अपने इस पावर फैक्टर के ऊपर जो न्यूमेरिकल है उन न्यूमेरिकल को करेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिए, शेयर करने में कोई कमी ना रखिए, क्लासेस जो है टाइम बढ़ा दिया जाएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया कि पावर फैक्टर है वो 0.5 है, कलांतर आपको बताना है। तो आप लोग काम क्या करेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। कोस का मान 0 का कितना रहेगा, 0 पर रहेगा 1 रहेगा, यहाँ √3/2 रहेगा मतलब 0.86 रहेगा, और यहाँ 1/√2 मतलब 0.70 रहेगा, और यहाँ रहेगा 1/2 मतलब 0.5 रहेगा, और यहाँ आएगा 0। अब देखो 0.5 अगर पावर फैक्टर हो रहा है, कोस का मान 0.5 हो रहा है, तो इसका मतलब कलांतर कितना आएगा, 60 डिग्री। तो आप लोग यहाँ से काम क्या कर सकते हो, इस समय इसका जो कलांतर आएगा वो कितना आएगा, फाई का मान कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन के अंदर आपको R का मान दे दिया 3, X का मान दे दिया 4, और पावर फैक्टर आपसे पूछा गया। तो पावर फैक्टर का जो फार्मूला रहेगा यहाँ पर कोस फाई रहेगा, R अपॉन में क्या रहेगा, Z रहेगा। अब आपको देखो Z का मान नहीं पता, क्योंकि R का पता है, XL का पता है, लेकिन Z का नहीं पता। तो आप लोग फार्मूले की सहायता से Z का मान निकाल सकते हो। Z बराबर क्या रहेगा, ये रहेगा अपने पास R की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3, और Z की जो वैल्यू है वो 4 है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, दोनों का रूट करेंगे तो 25, और 25 को बाहर निकालेंगे तो 5। इसका मतलब इस Z की जगह अपने रखेंगे 5, और इस R की जगह जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3। तो एक तो ऑप्शन आपको 3/5 मिल सकता है, दूसरा 3 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे, 5 का 30, तो ये 0.6 आ जाएगा। अब देखो अगर इसके आगे लैगिंग लिखा हो या लीडिंग लिखा हो तब आप लोग कैसे करेंगे, तो ये आपके पास जो दे रखा है वो इंडक्टर है, इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, लैगिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ की रिएक्टिव पावर 0 है तो उसका पावर फैक्टर क्या रहेगा। तो ये तो अब की बार परीक्षा में पूछा भी गया था, और पिछले साल की जो परीक्षा थी उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था DMRC की। अब देखो रिएक्टिव पावर 0 है, मतलब आपका जो PT जो है, PR जो है ये 0 है, और ये मैंने आपको बताया था 0 कब होगा, जब इस साइन की वैल्यू 0 है। तो साइन की वैल्यू 0 कब होगी, 0 डिग्री पर। इसका मतलब रिएक्टिव पावर 0 है, इसका मतलब कलांतर क्या है, 0। कलांतर 0 है, इसका मतलब परिपथ कौन सा, शुद्ध रेजिस्टिव, और शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट है, कलांतर 0 डिग्री है। तो यहाँ से पावर फैक्टर अगर आप लोग निकालेंगे cos 0 का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ से आप लोग इसका मान निकालेंगे, वो निकालेंगे इकाई। तो रिएक्टिव पावर 0 कब होगी, जब कलांतर 0 होगा, कलांतर 0 शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट के अंदर होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको परिपथ का प्रकार भी पूछा जा सकता था, और पावर फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें, यदि किसी परिपथ का पावर फैक्टर इकाई है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो आपको कथन सत्य बताना है, 3 पावर लिख लेते हैं अपने। ट्रू पावर ये रहेगी, रिएक्टिव पावर अपने पास ये रहेगी,
और अपरेंट पावर जो रहेगी वो वी आई रहेगी, ऐसा ही होगा। अगर आप लोग यहाँ से देखें, कि पावर फैक्टर इसने क्या बोला, इकाई बोला है। इकाई बोलने का मतलब ये रहेगा कि कोस का मान क्या है, इकाई मतलब 1 है। इसका मतलब कलांतर का जो मान है वो कितना है, वो 0 डिग्री है। इसका मतलब कोस का मान 1 है, तो पीटी जो होगा वो वी आई के बराबर होगा। और साइन 0, क्योंकि कलांतर 0 डिग्री होगा तो कोस 0 का मान 1 होगा। और वैसे ही आपको पता है कि पावर फैक्टर 1 दे रखा है, तो इसकी जगह 1 रखूंगा तो पीटी जो होगा वो वी आई मिलेगा मेरे को। पी आर का मान देखें तो वी आई साइन फाई है, तो इसका अगर हमने निकाले तो पी आर बराबर वी आई साइन कई, तो को साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसका मतलब ये पावर क्या रहेगी, 0 रहेगी। फिर देखिए ये पी ए, इसका मान क्या रहेगा, वी आई रहेगा। अब पहला ऑप्शन देखो आपको क्या दे रखे हैं कि पीटी और पी ए बराबर होगी, तो पीटी और पी ए देखो बराबर है, इसका मतलब यही आपका आंसर है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है पीटी और पी आर बराबर होगी, तो ये देखो दोनों बराबर नहीं है। पीटी पी आर ये तीनों 0 होगी, दोनों 0 होगी, तो ये दोनों 0 नहीं है, केवल पी आर 0 है। पी ए और पी आर बराबर होगी, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, आपका ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि परिपथ का पावर फैक्टर है वो 0.8 है और प्रतिरोध आपको दिया गया है 0.4 है, तो प्रतिघात क्या होगा। तो आप लोग यहां से देखें कोस फाई जो होगा वो क्या रहेगा, आर बटा में क्या रहेगा, जेड रहेगा। क्योंकि आप लोग यहां से काम क्या करेंगे, प्रतिरोध दिए, आप लोग जेड निकालेंगे, जेड से फिर आप लोग जेड का फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। इसका मतलब आर बराबर क्या रहेगा, कोस फाई इंटू क्या रहेगा, जेड रहेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, प्रतिघात, यानी कि x की वैल्यू पूछी गई है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको किसका मान निकालना पड़ेगा, z का, क्योंकि z बराबर अपने को पता है, z का स्क्वायर लिख लेते हैं, z स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस क्या रहेगा, x का स्क्वायर रहेगा। r की वैल्यू है आपके पास, z की आप लोग निकाल लोगे तो x अपने आप निकल जाएगा यहाँ से। तो अपने पहले काम क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे, तो z बराबर क्या रहेगा, r अपॉन में क्या रहेगा, कोस फाई रहेगा। r की वैल्यू अगर देखें तो 0.8 है यहाँ पर, और z की वैल्यू कोस फाई का मान कितना दे रखा है, r की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, कोस फाई का मान आपको दे रखा है 0.8, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 40 बन जाएगा, नीचे आएगा 8, हल करेंगे तो 5 ओम। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको प्रतिबाधा पूछी जाती तो 5 ओम आंसर होता है, लेकिन आपको प्रतिबाधा नहीं पूछी है, आपको जो पूछा गया है वो इम्पीडेंस पूछा गया है, ठीक है, रिएक्टेंस पूछा गया। तो z का मान 5 आ गया, तो z की जगह क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर होगा 25। r का मान आपको दे रखा है 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, x का स्क्वायर। अब आप लोग यहां से देखें, x का जो स्क्वायर होगा ये निकालना, तो इसको इधर लेके जाओ, तो 25 माइनस 16 बराबर क्या आएगा, x का स्क्वायर। इन दोनों का करेंगे तो 9 आएगा, और x का स्क्वायर इसका अपने निकालेंगे तो 9, और 9 का जो होगा वो कितना आएगा 3। तो इस क्वेश्चन का कितना आएगा 3 ओम, इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन है पावर फैक्टर पर किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये बातें याद रखनी है कि पावर फैक्टर जो होगा वो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अब पावर फैक्टर पर मैं आपको 2 कंडीशनें और बताता हूँ, पेपर के अंदर काफी बार पूछी जा चुकी है। देखो, अगर आपको पूछा जाए कंडीशन पहली, r बराबर x है और इसको r बराबर z करते हैं पहले, और दूसरी कंडीशन अगर आपको देगी r बराबर x, ठीक है। दोनों कंडीशन के अंदर पावर फैक्टर क्या रहेगा, देखो r बराबर z का मतलब ये हो गया कि इसमें रेजोनेंस की कंडीशन आ चुकी है। इसका मतलब कोस फाई जो होगा वो क्या रहेगा, r अपॉन में z रहेगा। r की जगह आप लोग क्या लिखोगे, z लिखोगे, या z की जगह r लिखोगे, तो r बटा में r क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी कि कोस फाई का मान यहाँ कितना आएगा, 1। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में दे दे कि r बराबर z है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पावर फैक्टर पूछे तो 1 आएगा, और कलांतर का अगर मान पूछा जाए तो कितना आएगा, 0। दूसरी बात, यहाँ से अगर आप लोग सर्किट पूछा जाए तो शुद्ध क्या होगा, रजिस्टिव होगा। इसके अलावा इसका फेजर डायग्राम पूछे तो आप लोग इस तरीके से दिखा सकते हो। अगर अपनी कंडीशन दे दे, ये कंडीशन दे दे, तो कोस फाई जो होगा वो 1 नहीं होगा इस बार, ठीक है। यहाँ काफी गलती हो जाती है, अपने दिमाग में ये नहीं चलता, फिर ये चलता है। अगर ये पूछा जाए तो r अपॉन में क्या दे रखा है, z दे रखा है, तो आप लोग काम क्या करेंगे, इस z की जगह क्या लिखेंगे, z का मान निकालेंगे पहले। इस x की जगह में क्या लिखूंगा, r लिखूंगा, तो z बराबर क्या आएगा, r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होगा। जब इनको मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2r का स्क्वायर होगा।
अब आपको पता है कि आर का स्क्वायर है, ये 2 है, जब आर का स्क्वायर जब बाहर आएगा तो सीधा क्या आएगा, आर आएगा, और अंदर क्या बचेगा, √2, तो √2 आर इसका क्या आएगा, जेड का जो मान आएगा यहाँ से। अब आप लोग देखें आर बटा जेड है, तो कोस फाई बराबर क्या रहेगा, आर अपॉन में √2 इंटू आर रहेगा, तो आर से आर कैंसिल होगा, कोस फाई जो बचेगा आपके पास 1 अपॉन में √2 बचेगा। और अभी आप लोग सारणी अगर उठा के देखेंगे तो 1 बटा √2 का मान कितना आएगा, 0.707 होगा, और कलांतर का मान यहाँ कितना आएगा आपके पास, 45 डिग्री। इसके बाद देखो, अगर ये क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं होता, अगर इसी कंडीशन के अंदर अगर आपको कुछ और दिया जाता, देखो r बराबर XL दिया होता, या r बराबर क्या दिया होता, XC दिया होता। अगर XL दिया तो हल तो यही आएगा, लेकिन यहां से जो चीज निकल कर आएगी कि पावर फैक्टर के आगे लैगिंग लिखेंगे या लीडिंग लिखेंगे, तो इस कंडीशन के अंदर पावर फैक्टर जो होगा वो आपका आएगा 0.707, क्या आएगा, लैग आएगा। इस कंडीशन के अंदर 0.707 क्या आएगा, लीड आएगा, ठीक है। कलांतर वापस क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा, और यहाँ भी कलांतर क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। फेजर डायग्राम अगर बनाओ तो ये वोल्टेज हो जाएगी, यहाँ करंट दिखा देना, और यहाँ वोल्टेज आ जाएगी, और वोल्टेज कितने डिग्री आगे चलिए, 45 डिग्री। तो इसका फेजर ऐसा बनेगा। अगर आप लोग RC दे रहे हैं तो इसका फेजर अगर आप लोग बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। तो ये सारी की जो डिटेल थी आपके पावर फैक्टर के ऊपर डिटेल थी, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में जरूर कमेंट कीजिए। अगली जो क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने RLC सर्किट बढ़ेंगे अलग अलग, उससे अगली क्लास होगी RLC, तीनों को मिक्स करेंगे हमने, उससे अगली क्लास रहेगी जिसके अंदर RLC समांतर सर्किट बढ़ेंगे। तो 3 से 4 क्लासें और होगी जिसके अंदर ये पूरा सिलेबस होगा आपका, ऐसी थ्योरी का जो पार्ट होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा।